हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए, कर्स ऑफ द ड्रैगन एम्परर के पार्ट 11 को शुरू करते हैं। तक हमने देखा था वांगजी की मुलाकात नाइन टेल फॉक्स यानी विंग मतलब प्रिंस वी वुशियान के स्पिरिचुअल कंपेनियन से हुई है। मुझे पता है आप लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज होंगे कि वी वुशियान और विंग के बीच में क्या कनेक्शन है। तो सिंपल सी बात है, विंग वी वुशियान के आँख नाक कान है। मतलब बाहरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो विंग के ज़रिए वी वुशियान को पता लगता है। बाकी की बातें अभी सस्पेंस रखते हैं। के बाद वांगजी को फिनिक्स महल ले जाया गया था, जो असल में प्रिंस की होने वाली दुल्हन के लिए बनाया गया था। वहाँ पर वांगजी को जेंटियन फूलों का बगीचा मिलता है। उसके मन में काफ़ी सारे सवाल थे, पर आखिरकार वो बस एक चीज़ करता है, अपनी वाइफो को बुलाता है, जो इस वक्त वांगजी के कपड़े तैयार कर रही थी। जब वाइफो वांगजी से मिलने आई तो वांगजी ने कहा, मुझे प्रेयर करने के लिए आपके एंसेस्टर हॉल जाना है। एक पल के लिए वांगजी की वाइफो की आंखों में बहुत सारे इमोशंस छलक गए। उन्होंने तुरंत एक यंग डिसाइपल को बुलाया और उसे प्रेयर की सारी तैयारी करने के लिए कहा और दोनों हाथों में हाथ डाले एंसेस्टर हॉल की तरफ निकले। जाते वक्त वाइफो ने वांगजी को हीलिंग की सफ़र भी करा दी, बहुत सारी जगहें दिखा दी, जैसे कोर्टयार्ड, गार्डन्स। इस वक्त शुभू उनके साथ नहीं आए थे। वैसे तो शुभू वांगजी को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, ना ही उसे नज़रों से दूर करना चाहते थे, पर वो भी समझते थे कि वांगजी को कुछ वक्त अपने वाइफो के साथ अकेले में बिताना है। इस बात पर गौर करते हुए वांगजी सोच रहा था, क्या वो सो रहा था तब वाइफो और उसके शुभू ने बात की है। वैसे तो वांगजी ऐसी चीज़ों में माहिर नहीं है, वो नहीं समझता कि लोगों के बीच में क्या चल रहा है, पर उन दोनों के बीच का तनाव देखकर उसे कुछ अंदाज़ा तो हो रहा था। वो समझ सकता था लान क्लान ने उसकी आनियांग के साथ जो किया वो उसकी वाइफो को कभी भी पसंद नहीं आता, पर अपनी बेटी की किस्मत पर रोने की बजाय उन्होंने उसके शुफू की अच्छे से खातिरदारी की, फिर चाहे वो वांगजी की खातिर ही सही। वांगजी को ऐसा लग रहा था उसके बड़े भाई लान सिचन यहाँ पर होने चाहिए। ऐसे तनावपूर्ण परिस्थितियों को वो बहुत अच्छे से संभालते हैं। इसलिए वांगजी ने इस बात को नज़रअंदाज करके वाइफो से ये पूछा कि उनके परिवार में कौन कौन है। अब वाइफो खुशी खुशी वांगजी को अपने परिवार के बारे में बताने लगी, यही कि उसके वाईगोंग मतलब उसके नाना जी कुछ दिनों पहले ही गुजर गए हैं और वांगजी के 4 मामा हैं। वाइफो तो उनके पूरे परिवार के बारे में बताने लगी और वांगजी का सर घूम गया। शुक्र है कि लान परिवार में उसके बहुत ज़्यादा रिश्तेदार नहीं है, मतलब करीबी रिश्तेदार। वांगजी को अच्छा लगा कि उसकी आनियांग वाइफो की इकलौती बेटी है। साथ में वाइफो ने यह भी बताया कि वो सबके लिए एक अच्छा सा डिनर रखने वाली है, जब वांगजी के ननिहाल के सभी लोग वांगजी और सिचेन से मिलेंगे। वाइफो वांगजी की तरफ देखकर झिलमिल आंखों के साथ मुस्कुराई, तो वांगजी ने भी हल्के से उनका हाथ दबाया। वो भी दुआ कर रहा था कि जल्द से जल्द उसके भाई का उसके ननिहाल के सभी परिवार वालों के साथ मिलन हो। एक और बात वांगजी को समझ आई, लान सिचेन अपने ननिहाल वाले लोगों पर गया है, वो बहुत ज़्यादा जेंटल है। इस पूरे बातचीत के दौरान वाइफो ने एक बार भी वांगजी की आनियांग का जिक्र नहीं किया। इससे वांगजी को एक बात तो कंफर्म हो गई कि शायद वाइफो ने शुफू से बात की होगी इस बारे में। जब वो दोनों एंसेस्टर हॉल पहुँचे, वांगजी बहुत ज़्यादा नर्वस फील करने लगा। वो अक्सर अपनी माँ के मेमोरियल टेबलेट से मिलने लान सेक्ट के एंसेस्टर हॉल में जाया करता था, तो वो इस तरह के माहौल से ज़्यादा अनजान तो नहीं था, पर यह पहली बार था जब वो अपने ननिहाल के एंसेस्टर हॉल में आया था और वहाँ पर अपने माँ के टैबलेट को देख रहा था। वैसे पहली बार वैन फैमिली के एंसेस्टर के सामने आते हुए वांगजी बस यही चाहता था कि वो उनके सामने अपनी एक अच्छी छवि बनाकर रखे। एंसेस्टर हॉल के बाहर ही वेन चोंगलिंग मतलब वेन निंग उनका इंतज़ार कर रहा था। उसने प्रेयर की सारी सामग्री इकट्ठा की थी। एंसेस्टर हॉल लान परिवार के एंसेस्टर हॉल जितना बड़ा तो नहीं था, पर अंदर से काफ़ी भरा हुआ था। शायद से यहाँ पर हर टैबलेट के लिए कुछ ज़्यादा ही चढ़ावे चढ़ाए गए थे।
लान परिवार में इतने चढ़ावे नहीं चढ़ाए जाते। सिस्टर हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। या तो वो फिनिक्स बर्ड की होगी या फिर वर्मिलियन बर्ड की। ने अपने आनियन को ऑफर करने के लिए जैस्मिन और जेंटियान के फूलों को चुना। वाइपो मुस्कुराई और वांगजी अपने माँ के टैबलेट के सामने गया। उनके पूरे परिवार के साथ साथ वांगजी के फादर का टैबलेट भी वहाँ मौजूद था, जिसे देखकर वांगजी की आंखें नम हो गई। वांगजी मन ही मन बोला, आनियांग, मैं यहाँ हूँ, बिल्कुल सुरक्षित। माफ़ कीजिए, मैंने आने में बहुत देर कर दी। वहाँ पर कुछ वक्त बिताकर वो शाम ढलने से पहले वापस आ गए। वेनिंग भी उनके साथ ही था। वो वाइपो को उनके कमरे तक वापस छोड़ने वाला था, पर जब वो फिनिक्स महल पहुँचे, उनका स्वागत शुफू की जोरदार आवाज़ ने किया। वो बहुत जोर से चिल्ला रहे थे। इसे देखकर वेनिंग ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। वांगजी के हाथ ने भी बिचेन को पकड़ना चाहा। हालांकि वह वहाँ नहीं थी, पर उन्होंने तुरंत सामने से नाइन टेल फॉक्स को भागकर एक कोने में जाकर छुपते हुए देखा। तभी शुफू चिल्लाए, बेवकूफ! तभी पीछे से एक उड़ता हुआ शूज आकर उसी कोने में जाकर लगा जहाँ अभी अभी नाइन टेल फॉक्स गया था, जो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो चुका था। शुफू ने इन तीनों को देखा, ऐसे मुंह बनाया जैसे उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया हो, और वो जोर से चिल्लाए, मैंने उस हॉलीजिंग को वांगजी के कमरे में ताक झांक करते हुए देखा। लगता है प्रिंस विभूषण को इसे बांध कर रखना चाहिए। अब उसने क्या किया? तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज़ आई। सब लोगों ने पीछे मुड़कर देखा। जहाँ अभी अभी वो नाइन टेल फॉक्स गायब हुआ था, उसी तरफ से लानी आ रही थी। उन्होंने अपनी पीठ पर अपनी कुशन को बांध कर रखा था। ते ही लानी ने कहा, माफ़ कीजिए, मैं बड़ी देर से आ रही हूँ, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। हमें लांसिचन का पता चल गया है और लांसेट के बाकी लोगों की भी खबर मिल गई है। आगे की बात सुनने से पहले वांगजी ने अपनी मुट्ठी कस ली। लानी आकर उनके सामने आराम से बैठ गई चाय पीने के लिए। ये महल वांगजी का था, तो वांगजी ने भी तुरंत आगे बढ़कर लानी के लिए चाय ऑफर की। तब लानी ने कहा, तुम्हारे बड़े भाई बिल्कुल सुरक्षित है। वांगजी ने तुरंत राहत की सांस ली, जैसे उसके कंधे का बोझ अचानक से कम हो गया हो। उसे उसके एक दोस्त ने बचाया। वो दोनों गुसू के उत्तरी भाग में एक इन में रह रहे हैं। रानी ने बताया। तो वांगजी ने पूछा, आपको कैसे? वो अपने भाई के बारे में और भी जानना चाहता था। लानी बस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई। फिर उन्होंने गुजुन को अपने सामने पकड़ा और वांगजी को बताने लगी, राजकुमार के लिए ये सब बातें जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तुमने अपनी ची एनर्जी उनके साथ साझा की है, इसलिए उन्होंने अपने फॉक्स स्पिरिट को उन्हें ढूंढने के लिए भेजा था, साथ ही बात करने के लिए भी। फॉक्स स्पिरिट अभी अभी ये खबर लेकर आया है कि वो बिल्कुल सुरक्षित है, बस बहुत ज़्यादा थक गया है। वांगजी की भौहें सिकुड़ी। वो सोच रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है, पर प्रिंस इस दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति है, तो हो सकता है उन्हें काफ़ी सारे पोर्टल और टेलीपोर्टेशन बनाने आते हो, तो उनके लिए अपने स्पिरिचुअल पेट को इधर उधर भेजना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अब लानी साय करते हुए वांगजी और चिरेन की तरफ देखकर बोली, और लांसेट के बारे में बताऊं तो मुझे नहीं लगता वहाँ की परिस्थिति ठीक है। मैंने अपने गुचिन के ज़रिए वहाँ के एक एल्डर से बात करने की कोशिश की, पर ऐसा लगता है वहाँ पर काफ़ी कुछ हुआ है। उन्होंने अपने गुचिन को छेड़ते हुए सामने कोल्ड पॉन्ड केव की प्रतिमा बनाई। लानी कह रही थी, ऐसा लगता है बाहर के किसी डिसाइपल ने इन लोगों को ये बताया कि हमारे पवित्र हेडबैंड के ज़रिए कोल्ड पॉन्ड केव में जाया जा सकता है। वहाँ बहुत ज़्यादा तबाही मच गई है। हमने इस जंग में काफ़ी सारे लोगों को खो दिया है। जिन लोगों के पास हथियार थे, शायद उनके बचने की उम्मीद है। केव के अंदर जो लोग हैं, उनमें से ज़्यादातर बच्चे या फिर वो है जिनके पास कोई वेपन नहीं है। हम उनके बचने की बस उम्मीद कर सकते हैं। बाकी बाहर के लोगों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ज़्यादातर लोग वेंस द्वारा बंदी बनाए गए होंगे। वांगजी का हाथ फिर से एक बार हरकत कर रहा था। अपनी बीचेन को अपने हाथ में लेना चाहता था वो। उसे अभी भी वो गंध आ रही थी जब क्लाउड रिसेसर चल रहा था। अभी भी उसके कानों में वो गूंज सुनाई दे रही थी
जब वहाँ के डिसाइपल्स छोटे छोटे बच्चे अपनी जान बचाने के लिए चिल्ला रहे थे, वो दृश्य वो अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता। जिस किसी ने भी उन्हें धोखा दिया है, वे इन लोगों के साथ मिलकर क्लाउड रिसोर्सेज के लोगों के जान के साथ खिला है। वांगची उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। उसे अपने खून से अपनी गलती का भुगतान करना होगा। लानी आगे बताने लगी, ये परिस्थितियाँ बहुत कठिन है, इसलिए प्रिंस चाहते थे कि हम जल्द से जल्द उन लोगों की मदद के लिए चले जाए। मेरी पत्नी ने उन्हें थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए कहा है, कम से कम कल सुबह तक, जब तक कि जियांग सेक्ट यहाँ पर नहीं आ जाता। मुझे डर है, लान सेक्ट के पास कोई सिपाही नहीं है। कुछ ही लोग हैं जो नाइट हंट में जाते हैं, इस वजह से लड़ाई में अच्छे हैं। जब मैंने एक एल्डर से बात की तो उन्होंने कहा उन्हीं लोगों के सहारे वो सुबह तक सब कुछ रोक सकते हैं। उसने कहा कि वे इन लोगों को यकीन है कि उन्हीं की जीत होगी, इसलिए वो उन पर ज़्यादा ताकत नहीं आजमा रहे हैं। जिन्हें एक नज़र अपने शुभू की तरफ देखा। वो दोनों बस इस बात की उम्मीद लगा सकते हैं कि सब कुछ ठीक होगा, पर अभी भी इंतज़ार करना था। जबकि परिस्थितियाँ हाथ से निकलने को आ रही थी, फिर भी उन्हें प्रिंस पर यकीन था। वो अकेले हाथों पूरे वेन आर्मी का सामना कर सकते हैं। लानी ने कहा, हमें वेन रोहान पर जल्द से जल्द हमला करना होगा ताकि वो किसी तरह की तैयारी ना कर सके, ताकि दुनिया उसकी मुट्ठी में जाने से पहले ही आज़ाद हो। वांगजी बस देखता रह गया, कुछ समझ नहीं पाया। तो लानी बताने लगी, जिस तरह से उसने इन एनर्जी को कल्टीवेट किया है, उससे पूरी दुनिया में इम्बैलेंस आ गया है। जितना वो कल्टीवेशन करता रहेगा, प्रिंस पर खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि उन्हें अकेले उससे लड़ना है। इसीलिए प्रिंस जल्द से जल्द ये करे तो बेहतर होगा, ताकि उन्हें ज़्यादा तकलीफ ना हो। अगर प्रिंस एक टुकड़ी लेकर आगे बढ़े तो पीछे से जियांग सेना जाकर क्लाउड रिसोर्सेज को छुड़ा लेगी, साथ ही तुम्हारे भाई को भी, और बाकी बची सेनाएं सीधा युद्ध क्षेत्र में आएंगी। सभी लोग इस बात के लिए मान गए हैं। प्रिंस सभी आर्मी को सीधा नाइटली सिटी पहुंचाएंगे ताकि हम एक साथ आक्रमण कर सकें। लानी ने सारी बात बताई। वांगजी ने हाँ में सिर हिलाया। उसका दिमाग अभी भी दौड़ रहा था कि पता नहीं भविष्य में क्या होगा। अगर वो क्लाउड रिसोर्सेज से अपनी गुचिन को भी पालेगा तब भी उसके लिए काफ़ी होगा, पर पता नहीं वे इन लोगों ने उसकी बीचेन और गुचिन के साथ क्या किया है। रानी ने कहा, आप दोनों आज रात अच्छे से विश्राम कर लो, कल का दिन बहुत बड़ा होने वाला है। जब प्रिंस वेन रोहान की अनडेड आर्मी का खात्मा करेंगे तो उन्हें अपनी ची एनर्जी बैलेंस करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। लानी की बात सुनकर वांगजी और शुफू दोनों के चेहरे लाल हो गए। लानी ने भी ये बात नोटिस कर ली तो उन्होंने तुरंत आश्चर्य से कहा, परेशान मत हो, प्रिंस विभूषण ड्यूअल कल्टीवेशन के लिए इंतज़ार कर सकते हैं। मैं तो बस ची एनर्जी साझा करने की बात कर रही थी, जैसा कि तुमने कल किया था। वांगजी तो अब पहले से भी ज़्यादा शर्मिंदा हो गया। उसने बस हल्के से हाँ में सिर हिलाया। अब लानी ने अपनी बात जारी रखी, आचिक ने मुझे तुम्हारे लिए ये औषधि बना कर दी है। ये तुम्हें आराम देने के साथ साथ जल्दी हील करने में भी मदद करेगी। साथ ही मैं तुम्हारे लिए क्लिनजिंग म्यूजिक भी बजाऊंगी ताकि ये तुम पर अच्छे से असर करे। वांगजी ने फिर से हाँ में सिर हिलाया। अब वेनिंग और वाइपो वहाँ से चले गए। शुफू ने भी लानी को शुक्रिया किया और अपने कमरे में चले गए। तो सबने ये तय किया कि लान चिरेन कल क्लाउड रिसोर्सेज में सबके साथ जाएंगे। उसके बाद वांगजी प्रिंस के साथ नाइटलेस सिटी जाएगा, पर लान चिरेन क्लाउड रिसोर्सेज में ही रुककर वहाँ की परिस्थिति का जायजा लेंगे, और लान सेक्ट में जो कुछ भी अच्छे कल्टीवेटर बचे हैं जो आगे लड़ सकते हैं, वो भी नाइटलेस सिटी प्रिंस विभूषण की मदद करने के लिए जाएंगे। वांगजी ने मेडिटेशन करना शुरू किया और लानी उसके लिए गुचिन प्ले करने लगी, जिससे वांगजी की सारी परेशानियां दूर हो गई और वो कल्टीवेशन में अपना ध्यान लगाने लगा। अगली सुबह ईलिंग का वातावरण वैसे ही तनावपूर्ण था जैसे वांगजी ने यहाँ पहला कदम रखते हुए पाया था। फिर से एक बार उसे खाना खाने में दिक्कत हो रही थी। वो ज़बरदस्ती निवाला अपने गले से नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था। अभी वो ईलिंग के मेन हॉल में बैठा था, बाकी डिसाइपल्स के साथ। बाहर अभी भी अंधेरा था। वाइपो बार बार वांगजी का बाउल कंघी से भरते जा रही थी। दूसरी तरफ वेंचिंग बैठी थी, जो बस लाल आंखों के साथ अपने खाने को घूरती जा रही थी। वाइपो ने
उसकी पीठ पर थपथपाते हुए उसे समझाया कि सब कुछ ठीक होगा। वांगजी को पता चला वेनिंग तीरंदाजों की टुकड़ी का नायक है, वो यीलिंग का सबसे अच्छा तीरंदाज है, इसलिए प्रिंस के साथ ही रहने वाला है और क्लाउड रिसेसेस से नाइटली स्थिति तक उन्हें बैकअप देने वाला है। दूसरी तरफ बाओशन सरन और लानी भी आ रहे हैं। वांगजी को कहीं न कहीं एहसास हुआ, यीलिंग के लोगों के लिए बाहरी दुनिया में जाना, इन दीवारों को पार करना कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ मुश्किल सा। वहाँ पर दो और अजनबी कल्टीवेटर थे जो उन्हीं के साथ थे। एक जो सफ़ेद कपड़े में था बिल्कुल शांति से बाओशन सरन से बातें कर रहा था। वेनिंग ने वांगजी से उनकी पहचान करवाई। उनमें से जो सफ़ेद कपड़ों में था वो शाओ शिंगचेन था और दूसरा सोंग जिचेन। उनमें से शाओ शिंगचेन पहले यीलिंग का डिसाइपल था। बड़ा होने के बाद उसने रॉज कल्टीवेटर होने का चुना और वो बाहरी दुनिया की खबरें अपने मास्टर को बताने लगा। जब जियांग सेना यीलिंग पहुंची, सुबह के सूरज की लालिमा आसमान में अपने रंग बिखेर चुकी थी। जियांग फेंगमिया अपने सेक्ट के बाकी डिसाइपल्स के साथ साथ अपने बेटे को भी लेकर आए थे, जियांग वानिन। वो पिछले गर्मियों में क्लाउड रिसेस में व्याख्यान के लिए आया था, इसलिए वांगजी को वो अभी भी याद था। के साथ यू जियोन भी थी जो अपने साथ साथ दो और यंग फीमेल डिसाइपल को लेकर आई थी। उनके पास अपने स्पिरिचुअल चाबुक थे। उनके परिवार से बस जियांग यानली ही थी जो वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये देखकर वांगजी को ज़्यादा आश्चर्य तो नहीं हुआ, बस हाँ वो थोड़ा सा नाराज़ था क्योंकि यानली उन लोगों में से थी जिनसे वांगजी ने दोस्ती की थी जब वो लोग गर्मियों में व्याख्यान के लिए आए थे। जियांग फेमियान की नज़रें जैसे ही लान चरण पर पड़ी, वो तुरंत आगे आते हुए बोले, हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि आप सब बिल्कुल सही हो। जियांग फेंगमिया और लान चरण काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जियांग फेंगमिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जब हमें पता चला क्लाउड रेसेस पर अटैक हुआ है, हम सभी काफ़ी परेशान हो गए थे। शुक्र है कि तुम दोनों बिल्कुल सुरक्षित हो और लान गुनिया, आप हमेशा की तरह बहुत प्यारी लग रही हो। जब हमें पता चला आपने प्रिंस को जगाया है तो हमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। यानली हमेशा आपके बारे में बात करती है कि आप कितने ज़्यादा ताकतवर हो। सच में आप लान परिवार के एक जेड हो। जियांग फेंगमिया ने वांगजी के सामने झुककर उसे रिस्पेक्ट देते हुए बो किया। अगर वांगजी सच में लड़की होता तो इन शब्दों को सुनकर उसे सच में बहुत अच्छा लगता, पर अभी उसने बस झुककर उनके प्रणाम का स्वीकार किया, जबकि उसके अंकल और यीलिंग डिसाइपल्स सभी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल लग रहे थे। शूफू उन्हें बताना चाहते थे कि असल में परिस्थिति क्या है, पर तभी उन्हें ची एनर्जी में बदलाव महसूस हुआ। वहाँ पर प्रिंस पधार चुके थे। वांगजी ने मुड़कर देखा, प्रिंस ने एक ब्लैक आर्मर पहना हुआ था, चेहरे पर हमेशा की तरह मास्क था। इस पूरे अवतार में वो और भी ज़्यादा आक्रामक लग रहे थे। वांगजी ने उनकी तरफ एक नज़र देखा और अपनी नज़रें फेर ली। हाँ, माना कि उसके लिए ये बड़ा मुश्किल था। तभी उसकी कमर पर प्रिंस का हाथ आ गया और वांगजी उसकी हालत तो ऐसी थी कि बस अभी बेहोश हो जाता। अब पूरी जियांग सेना प्रिंस के सामने झुक गई। ये बहुत अजीब था कि सभी वांगजी के सामने भी झुक रहे थे, तो वांगजी ने बस अपना सर झुका लिया ताकि वो सबका प्रणाम लौटा सके। प्रिंस के सम्मान में कम से कम वो ये तो कर सकता है। तभी जियांग फेमियान बोले, तजित तंस्या, मतलब प्रणाम राजकुमार, हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है कि हम सामने से आपको प्रणाम कर पा रहे हैं। हमारा सेक्ट सदियों से इंतज़ार कर रहा था कि हम आपके किसी काम आए। प्रिंस ने सर झुकाया और जियांग फेंगमियान को देखते हुए बोले, युनमिंग का जियांग क्लान हमेशा हमारे साथ लॉयल रहा है। आपके एंसेस्टर्स जियांगशी मेरे पिता के दोस्त और सेवक थे। वो काफ़ी करीब थे, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि उनकी दोस्ती हम आगे बढ़ाएंगे। जब मैं गुड निद्रा में था, आपके सेक्ट ने सभी तालाबों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाई। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। साथ ही मैं इस बात के लिए भी आपका शुक्रिया करना चाहूँगा कि आप हमें क्लाउड रिसेसेस वापस लेने में और वैन रोहान का खात्मा करने में भी हमारा साथ दे रहे हैं। हमें और भी बहुत सारी बातें करनी है यहाँ से आगे निकलने से पहले। प्रिंस ने उनको मीटिंग हॉल की तरफ इशारा किया।
और वो सभी अब आगे की रणनीति बनाने के लिए मीटिंग हॉल की तरफ चलने लगे। एक और बात, तभी प्रिंस रुके और पीछे मुड़कर बोले। जियांग और हीलिंग डिसाइपल्स दोनों वहीं रुक गए। प्रिंस ने वांगजी के कमर पर जो हाथ रखा था वो हल्के से कस लिया, फिर बोलने लगे, आगे से मेरी लांछा को कोई भी लान गुनिया कहकर नहीं पुकारेगा। या तो आप उसे लाना और गौंसा कहेंगे या फिर कुछ नहीं। जब हम दोनों शादी करेंगे तब वो मेरा कॉन्सर्ट बन जाएगा, इसलिए आप सब इस बात का ध्यान रखें कि आप उसे उचित सम्मान दें। इसका जवाब आपको मुझे देना होगा। जियांग फेंगमिया ये बात सुनकर कहीं न कहीं चौंक गए, पर उन्होंने तुरंत प्रणाम करके प्रिंस की बात से सहमति जताई। वांगची का तो दिल बड़े जोरों से धड़कने लगा। ये सब कौन से भाव है, ये समझने के लिए भी उसे थोड़ा सा समय लगा। असल में गुनिया का मतलब राजकुमारी होता है और गौंसा का मतलब राजकुमार। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।